90 हैं इसमें विधानसभाएं और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मग्गू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं देश रोजाना के एक जो नियमित हमारा कार्यक्रम चल रहा है जिलेवार हरियाणा, यानी कि जिसमें हम आपको बताते हैं कि जिलेवार सियासी माहौल क्या है, 2019 में क्या माहौल था, 2014 में क्या माहौल था और 2024 में क्या माहौल हो सकता है। जिलेवार सियासी माहौल के अंदर जिसमें हमने आपसे अब तक चर्चा की हरियाणा के कई जिलों के बारे में, जिनके अंदर मुख्य रहे हरियाणा के अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला और इसके साथ साथ फरीदाबाद, फतेहाबाद, जींद, इन जिलों पर हमने आपसे चर्चा की। आज अल्फाबेट के हिसाब से आज आपसे मैं बात करने चला हूं महेंद्रगढ़ जिले की। महेंद्रगढ़ जिला अहीरवाल का एक प्रमुख जिला, यानी कि अहीरवाल के साथ अपनी पहचान रखने वाला जिला महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के सीट के नाम से जो मशहूर है जिला, जिसे महेंद्रगढ़ के नाम से जाना जाता है और जो राजनीति के अंदर यानी कि हरियाणा की राजनीति के अंदर एक अपना अलग ही वजूद रखता है। कहते हैं कि अहीरवाल की जो हवा चलती है वो पूरे हरियाणा को प्रभावित करती है। और आप इस बात को मान लीजिए कि जब जब अहीरवाल में जिस जिस राजनीतिक दल की हवा रही उस राजनीतिक दल की वहां सरकार बनी पूरे हरियाणा के अंदर। चाहे आप 2004 का चुनाव देखें, चाहे आप 2009 का चुनाव देखें, चाहे आप 2014 का देखें, 19 का देखें या उससे पहले के देखें, 2004 और 2009 में अगर अहीरवाल का रुख कांग्रेस की तरफ था तो सरकारें कांग्रेस की बनी। 2014 और 2019 में अगर अहीरवाल ने करवट ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। और 2024 के अंदर अहीरवाल अपना मूड जो बना रहा है वो तय करेगा कि हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी। मैंने आपको बताया कि अहीरवाल के अंदर लगभग 15 विधानसभा सीटें ऐसी हैं कि जो पूरे हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करती हैं। तो आज जो मैं आपसे बात करने चला हूं वो महेंद्रगढ़ जिले की, जिसके अंदर की 4 विधानसभा सीटें हैं। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र का एक प्रमुख जिला महेंद्रगढ़, जिसके अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं। पहले हम आपसे बात कर लें कि लोकसभा की क्या कंडीशन है, 2014 में क्या माहौल था, 2019 में क्या माहौल रहा और 2024 में क्या रह सकता है। तो पहले 2019 की बात ही कर लें कि 2019 के चुनाव के अंदर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे चौधरी धर्मवीर। हरियाणा की सियासत के अंदर एक जाना पहचाना नाम रहे हैं चौधरी धर्मवीर। 1987 में जब राजनीति की शुरुआत उनकी हुई थी तो चौधरी बंसीलाल सरीखे बड़े नेता को हरा करके धर्मवीर सिंह ने तोशाम में चौधरी देवीलाल की टिकट पर अपना परचम लहराया था, चौधरी बंसीलाल को हराया था और हरियाणा की राजनीति में अपना एक स्थान बना लिया था उसी समय। हालांकि उस चुनाव को बाद में अदालत में चुनौती भी दी गई, लेकिन जो जीता वही सिकंदर की तर्ज पर धर्मवीर ने एक बार तो चौधरी बंसीलाल को हरा दिया था 1987 के चुनाव में। चौधरी देवीलाल की सरकार के अंदर कुछ समय वजीर भी रहे धर्मवीर जी। और चौधरी धर्मवीर पूरी जो 1987 से लेकर 1991 की सरकार थी, हालांकि बाद में उनकी चौटाला साहब से नहीं बनी और पार्टी से अलग हो गए और बाद में चले गए वो कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर रह करके धर्मवीर ही एक ऐसे नेता थे कि जिनको भिवानी से एक बार कांग्रेस ने सोहना विधानसभा के लिए भेज दिया और सोहना से भी विधायक बन गए धर्मवीर। और जब कांग्रेस में मन लगना कम हुआ और ये सोच लिया कि उड़ान ऊंची भरनी है तो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले चले गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, टिकट ले लिया, भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल गया लोकसभा का। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से 2014 और 2019 दोनों बार सांसद बने। तो क्योंकि आपसे मैं बात 2019 की कर रहा हूं, 2019 के चुनाव में बताते ये हैं कि चौधरी धर्मवीर का सांसद का चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लेकिन पार्टी ने मन बना लिया था कि धर्मवीर को एक बार फिर उतारना है। और जब पार्टी ने मन बना लिया था तो फिर धर्मवीर एक बार फिर प्रत्याशी हो गए और धर्मवीर का मुकाबला हुआ एक बार वही पुराने अपने परंपरागत राजनीतिक प्रतिद्वंदी परिवार से, यानी कि चौधरी बंसीलाल के परिवार से। सामने थी चौधरी बंसीलाल की पोत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह की पुत्री और किरण चौधरी की पुत्री श्रुति चौधरी।
और 4,44,000 से अधिक वोटों से चुनाव मैदान में उनको शिकस्त दे करके धर्मवीर दूसरी बार सांसद बने भिवानी महेंद्रगढ़ जिले के, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के। और मान लीजिए कि दोनों जिलों ने, भिवानी ने भी, महेंद्रगढ़ ने भी और चरखी दादरी, सभी जिलों ने पूरा साथ दिया धर्मवीर का और धर्मवीर चुनाव जीत गए। उससे पहले जो 2014 का चुनाव था, उस 2014 के लोकसभा चुनाव में सुषमा स्वराज के सानिध्य में राजनीति शुरू करी थी धर्मवीर जी ने। मुझे ध्यान है कि एक बार हम भी सुषमा स्वराज के निवास पर थे, तो धर्मवीर जी और रमेश कौशिक जी, यानी कि जो सोनीपत के सांसद हैं, दोनों वहीं सुषमा स्वराज के निवास पर मिले भी थे। टिकट भी दोनों को मिला दोनों बार, और दोनों बार दोनों जीते भी। खैर, मैं बात आपसे धर्मवीर जी करने जा रहा हूं। तो धर्मवीर जी उस समय 2014 के चुनाव में पहली बार सांसद बन चुके थे। ये मैं बात आपसे कर रहा हूं, विधानसभा चुनाव के दौरान मिले थे और सांसद बन चुके थे। सांसद बनने के बाद पहले ही कुछ महीने ऐसे थे कि जिसके अंदर, यानी कि 2014 में जब सांसद बने, और 2014 के चुनाव में भी श्रुति चौधरी उनके मुकाबले थी, और 2014 के चुनाव में बड़े अंतर से चुनाव जीते थे धर्मवीर उस समय भी। और जब 2014 का चुनाव जीत गए थे तो कुछ समय बाद ही उनको लगने लगा था कि शायद विधानसभा का माहौल ही ठीक था। लेकिन क्योंकि पार्टी चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, आप हो, कोई भी हो, संगठन के हिसाब से चला जाता है। तो धर्मवीर जी का मन भले ही 2014 के चुनाव के बाद लोकसभा में कम लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको 2019 में टिकट मिला और 2019 में भी चुनाव जीते, 2014 में भी चुनाव जीते। अब तैयारी 2024 की है। 2024 के चुनाव के लिए क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी धर्मवीर जी को ही उतारेगी या कोई चेहरा नया होगा? संभावनाएं पूरी खुली हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं धर्मवीर प्रत्याशी हो सकते हैं, तो राजनीति के अंदर रुचि रखने वाले लोग कहते हैं कि अब की बार शायद भारतीय जनता पार्टी धर्मवीर जी पर विश्वास ना करे। विश्वास तो रहेगा पूरा, लेकिन शायद उनको प्रत्याशी ना बनाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपने पिछले दिनों चला होगा कि एक बात चली थी कि जो लगातार 2 बार सांसद रहे हैं, शायद उनके टिकट बदले जाएं। तो उस स्थिति में क्या धर्मवीर जी का भी टिकट बदला जा सकता है? और मैंने आपको पहले ही बताया कि 2019 के चुनाव में धर्मवीर खुद चाहते थे कि उन्हें या उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए तोशाम का विधानसभा के लिए। तो क्या आप 2019 में धर्मवीर जी ही प्रत्याशी होंगे या बदले जाएंगे? अगर प्रत्याशी बदले जाएंगे तो कौन हो सकते हैं? क्या धर्मवीर के स्थान पर जेपी दलाल हो सकते हैं? क्या धर्मवीर के स्थान पर रामविलास शर्मा हो सकते हैं? क्या धर्मवीर के स्थान पर कोई और हो सकते हैं? कोई और नया चेहरा सामने आ सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं। राव अभय सिंह भी तैयारी कर रहे हैं, पिछले दिनों से रैली भी करने जा रहे हैं। राव अभय सिंह चाहते हैं कि वो प्रत्याशी हो जाएं। राव अभय सिंह भी सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, उनकी ठीक ठाक पकड़ है, मुख्यमंत्री जी से संबंध भी मधुर हैं। तो अगले प्रत्याशी कौन होंगे? धर्मवीर होंगे या कोई नए हो सकते हैं? 3 नाम तो हमने आपको बताए ही, रामविलास शर्मा, जेपी दलाल, और इसके साथ साथ तीसरा नाम मैंने आपको राव अभय सिंह का भी लिया। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देखना होगा कौन हो सकता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा जो प्रत्याशी कांग्रेस से कौन हो सकता है? कांग्रेस से, क्योंकि श्रुति चौधरी लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, और कांग्रेस में भी ये चलता है कि अगर कोई आदमी 2 चुनाव हारा है तो फिर, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस की बात भी चली थी कि जो लगातार 2 चुनाव हारे हैं उन पर पार्टी शायद ही आगे दाव चले। लेकिन श्रुति चौधरी का भी बड़ा कद है, चौधरी बंसीलाल की परिवार से हैं, किरण चौधरी की बेटी हैं, राजनीति में ठीक ठाक वजूद भी है उनका। अगर प्रत्याशी बदला जाता है श्रुति चौधरी के स्थान पर, जो कांग्रेस की जो पॉलिसी बनी जिसके तहत कि 2 बार के हारे हुए नेता को शायद टिकट पर विचार ना किया जाए, तो फिर उस स्थिति में कौन हो सकता है? क्या राव दान सिंह हो सकते हैं उस स्थिति में प्रत्याशी? और अगर राव दान सिंह नहीं होते तो क्या फिर भिवानी जिले से किसी और नेता को सामने लाया जा सकता है? ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। और अगर कांग्रेस से प्रत्याशी श्रुति होती हैं या राव दान सिंह होते हैं या कोई और होते हैं, तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल का क्या असर रहेगा? अगर इंडियन नेशनल लोकदल का बहुजन समाज पार्टी से समझौता होता है तो इनेलो और बीएसपी भी कुछ कमाल कर सकते हैं। और अगर ये नहीं तो फिर जननायक जनता पार्टी का कैसे होगा? क्योंकि दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला खुद भिवानी से चुनाव लड़ते रहे हैं और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर उनका असर भी ठीक ठाक ही है। तो इन सभी पार्टियों पर नजर रहेंगी कि कौन पार्टी अपना किसको प्रत्याशी बनाती है। अगर मान लीजिए कि जननायक जनता पार्टी का बीजेपी से गठबंधन टूटता है, गठबंधन नहीं रहता, अगर एनडीए के पार्ट होकर के चुनाव में अलग अलग लड़ते हैं दोनों, तो उस स्थिति में
देखना होगा कि अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला अपने परिवार से किसी को उतारते हैं और या फिर पिछली बार की तरह जैसे डॉक्टर साहिबा को लाए थे तो कोई और प्रत्याशी होगा। तो जब प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाएंगे चुनाव तो तब पता लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी मुफीद दिखाई देती है। अहिरवाल का एक हिस्सा हो गया और दूसरा हिस्सा जो भिवानी का है, भिवानी के अंदर भी जेपी दलाल भी, घनश्याम सर्राफ भी, कई विधायक भी हैं बीजेपी के। तो इस स्थिति में देखा यह भी जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का आपस का मुकाबला कैसा रहता है और इनके बीच में जो और पार्टी आती हैं वो कैसे कैंडिडेट लाती हैं, वो क्या करती हैं। जननायक जनता पार्टी भी बड़ा फैक्टर है कि उसमें रहेगा। तो ये तो बात हुई भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में, जिसके अंदर हमने पहले ही बताया कि महेंद्रगढ़ उसी लोकसभा का एक बड़ा पार्ट है। 4 विधानसभा सीटें हैं 9 में से। तो ये तो बात हुई भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की, जिसके अंदर की महेंद्रगढ़ एक बड़ा पार्ट है। अगली बात अगर आपसे करें तो फिर बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ जिले की। महेंद्रगढ़ जिला जिसके अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अहिरवाल का एक प्रमुख जिला, अहिरवाल की राजनीतिक राजधानी माना जा सकता है महेंद्रगढ़ को भी। तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जिसका मुख्यालय नारनौल होता है उसके अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं। महेंद्रगढ़, नारनौल, मंडी अटेली। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं जिनमें महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी। अगर बात करें 2014 के चुनाव की तो 2014 के चुनाव में महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब थी। तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर प्रत्याशी पहुंच गए थे। अकेले महेंद्रगढ़ को अगर छोड़ दें विधानसभा को तो महेंद्रगढ़ के अंदर राव दान सिंह 2014 के चुनाव में दूसरे स्थान पर थे और बाकी तो प्रत्याशी तीसरे, चौथे और 5वें स्थान तक पहुंच गए थे। और जो 2019 का चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव में आप मान लीजिए कि एक महेंद्रगढ़ की विधानसभा सीट ऐसी थी कि जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी राव दान सिंह जीत गए, भाजपा के बड़े कद्दावर नेता रामविलास शर्मा को हरा दिया। बाकी तीनों सीटें यहां भारतीय जनता पार्टी की थी। और महेंद्रगढ़ जिला ऐसा है कि जिसके अंदर चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी जीते, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी जीता, सभी का मार्जिन ऑफ गैप ठीक ठाक था। 10,000 से ज़्यादा वोटों से अंतर सभी जीते थे। अगर सबसे कम गैप माने तो सबसे कम मार्जिन जो था वो महेंद्रगढ़ से था, रावदान सिंह का 10,000 के आसपास का। आगे बढ़ने से पहले आपको पहले यही बताते चलें कि महेंद्रगढ़ से जो चुनाव जीते थे रावदान सिंह, और रावदान सिंह ने चुनाव के अंदर हराया था रामविलास शर्मा को लगभग 10,220 वोट से। जो दूसरी विधानसभा सीट है नारनौल, नारनौल सीट से चुनाव जीते थे ओम प्रकाश यादव, और ओम प्रकाश यादव ने चुनाव हराया था जननायक जनता पार्टी की कमलेश सैनी को, और इनका जो अंतर था वो लगभग 15,000 का था। तीसरी सीट जो नांगल चौधरी से चुनाव जीते थे सेवानिवृत्त नौकरशाह आईएएस अधिकारी, जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे अभय सिंह, और अभय सिंह ने हराया था मूलाराम को, कांग्रेस के मूलाराम को 20,165 वोट से। और चौथी जो सीट है वो अटेली विधानसभा से चुनाव जीते थे सीताराम, और सीताराम ने चुनाव के अंदर हराया था बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 12,000 वोट से। यानी कि चारों सीटों का जो चुनाव परिणाम रहा, महेंद्रगढ़ से चुनाव जीती कांग्रेस के रावदान सिंह, अटेली से और नांगल चौधरी से और नारनौल से। इन तीनों सीटों पर चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विधायक बने, अभय सिंह यादव जीते, ओम प्रकाश जीते, और इसके साथ साथ तीसरी सीट से जीते सीताराम। और अगर अब आपसे बात कर ले विधानसभावार कि विधानसभावार स्थिति क्या रही थी चारों विधानसभा सीटों पर, तो सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा की। महेंद्रगढ़ विधानसभा में पहले बात करें 2014 के चुनाव की, तो 2014 के चुनाव के अंदर महेंद्रगढ़ से चुनाव जीते थे रामविलास शर्मा। पंडित रामविलास शर्मा भाजपा की लहर थी, उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और मुख्यमंत्री कैंडिडेट के चेहरे पर भी उन्हें उतारा गया था। लेकिन रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री तो नहीं बने, प्रदेश में शिक्षा मंत्री बने, कैबिनेट रैंक पर रहे पूरे 5 साल तक। और महेंद्रगढ़ से उन्होंने, यानी कि रामविलास शर्मा ने रावदान सिंह को 2014 के चुनाव में बहुत बड़े अंतर से चुनाव में हराया था, लगभग 30,000 वोटों से। और अगर 2014 के चुनाव की ही बात करें, अटेली, नांगल चौधरी और नारनौल, इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। जो अटेली विधानसभा है, अटेली विधानसभा से 2014 में जीती थी भारतीय जनता पार्टी की संतोष यादव, और संतोष यादव ने इस चुनाव के अंदर जो हराया था वो निर्दलीय प्रत्याशी थे रवि चौहान। और आप मान लीजिए कि यहां पर कांग्रेस बहुत पीछे चली गई थी। इस चुनाव के अंदर महत्वपूर्ण बात यह थी
कि 2014 के चुनाव में संतोष यादव चुनाव तो जीत गई, विधानसभा की उपाध्यक्ष भी बन गई, लेकिन उसके बाद में 2019 में उन पर भरोसा नहीं जताया और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा सीताराम को। 2014 के चुनाव की बात अगले विधानसभा की करते चले साथ साथ आपसे, तो नांगल चौधरी से 2014 में चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के राव अभय सिंह। आपको बताएं कि अभय सिंह ने अपनी जो राजनीति की शुरुआत की थी वो इंडियन नेशनल लोकदल से की थी, लेकिन बाद में उनका इनेलो के अंदर मन नहीं लगाया। जो भी हुआ, इनेलो छोड़कर वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी से 2014 के अंदर टिकट लिया, चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए। 2019 में फिर टिकट मिला, चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। दोनों चुनावों के अंदर उन्होंने ठीक ठाक वोटों के साथ में अपनी जो जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत नज़दीक माने जाते हैं। 2019 के चुनाव के बाद चर्चा ये चली थी कि अभय सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन राव इंदरजीत सिंह आड़े आ गए तो अभय सिंह जी मंत्री बनते बनते रह गए। अब चर्चा ये है कि अभय सिंह यादव का मन है कि बड़ी पंचायत के लिए चुनाव लड़ा जाए। इसके लिए एक रैली भी कर रहे हैं, तैयारियां भी कर रहे हैं और साथ साथ अपना दम भी ठोक रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगली बात करें तो नारनौल की। नारनौल में 2014 के चुनाव में भी ओम प्रकाश ही प्रत्याशी थे और 2019 के चुनाव में भी प्रत्याशी ओम प्रकाश थे। दोनों चुनाव में ओम प्रकाश जी चुनाव जीते और दोनों चुनाव में चुनाव जीतने के बाद में 2019 की सरकार में वो मंत्री भी हैं। और ओम प्रकाश यादव भी आप मान लीजिए कि आगे के लिए भी उनका मिजाज ठीक ठाक बना हुआ है। तो ये तो हुआ 2014 का चुनाव परिणाम। अब आपको हम 2019 का परिणाम बता दें। 2019 के चुनाव के अंदर सबसे पहले अगर अटेली की बात करें तो अटेली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे सीताराम यादव। सीताराम यादव को वोट मिली थी 55,793 और जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रहे वो थे बीएसपी के अतरलाल। अतरलाल को वोट मिली 37,387। तीसरे स्थान पर यहां जननायक जनता पार्टी थी 13,191 वोट। चौथे स्थान पर कांग्रेस थी, कांग्रेस के राव अर्जुन सिंह थे 9,238 वोट और पांचवें स्थान पर, छठे स्थान पर इन सब पर इंडिपेंडेंट और आईएनएलडी कैंडिडेट थे। अगला विधानसभा चुनाव अगर देखें तो महेंद्रगढ़ के अंदर 2019 के चुनाव में राव दान सिंह को 46,478 वोट मिले थे। 46,478 वोट लेकर राव दान सिंह बतौर कांग्रेस प्रत्याशी विधायक बने और कांग्रेस का खाता खुला महेंद्रगढ़ जिले में। दूसरे स्थान पर रामविलास शर्मा रहे। रामविलास शर्मा को 36,258 वोट मिले। तीसरे स्थान पर यहां प्रत्याशी रहे इंडिपेंडेंट संदीप सिंह, 33,077 वोट मिले उनको। चौथे नंबर पर जननायक जनता पार्टी रही, 12,118 वोट मिले उनको और पांचवें और छठे स्थान पर इंडियन नेशनल लोकदल और इंडिपेंडेंट ये सभी प्रत्याशी रहे। अगला विधानसभा की बात करें तो नारनौल विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश यादव को 42,732 वोट मिले और इनके मुकाबले जो चुनाव हारी वो जननायक जनता पार्टी के कमलेश सैनी, 28,017 वोट मिले उनको। कांग्रेस के नरेंद्र सिंह जो पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक थे, 25,009 वोट लेकर के तीसरे स्थान पर रहे और उसके बाद में बीएसपी और तमाम जो छोटे और दलों के प्रत्याशी थे वो प्रत्याशी रहे। उन प्रत्याशियों के वोट किसी के 1,000 से भी ऊपर नहीं पहुंचे। और अगर अगली सीट की बात करें तो नांगल चौधरी से राव अभय सिंह को मिले 55,529 वोट और उन्होंने हराया जननायक जनता पार्टी के मूलाराम को 34,914 वोट मिले। कांग्रेस के राजाराम गोलवा थे यहां पर, बहुत शर्मनाक स्थिति रही, मात्र 4,371 वोट मिले और उसके बाद में इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी और तमाम जो इंडिपेंडेंट ये सब प्रत्याशी रहे। तो इन चारों विधानसभाओं में आप मान लीजिए कि एक सीट पर कांग्रेस जीत गई, एक सीट पर दूसरे स्थान पर रही, एक पर तीसरे पर रही और एक पर चौथे स्थान पर रही। और जो 2014 का मैंने आपको पहले ही बताया कि 2014 के अंदर चारों सीटें कांग्रेस हार गई थी। और अगर अब 2024 की बात करके चलें तो 2024 में भी आप मान लीजिए कि अहीरवाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव कम नहीं हुआ। अहीरवाल वो क्षेत्र है, अहीरवाल वो एरिया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की, भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्थिति अब भी ठीक ठाक बनी हुई है। मान लीजिए कि महेंद्रगढ़ में तो राव दान सिंह आगे के लिए भी मजबूत है क्योंकि वह रामविलास शर्मा जी का अपना कुछ विरोध था। हालांकि उस विरोध को किस हद तक कायम करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव भी रामविलास शर्मा को लड़ाती है या कोई और प्रत्याशी होते हैं। लेकिन बाकी सीटों पर अगर देखें तो बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले की तरह भी मजबूत बनी हुई है। हालांकि वैसे तो जब चुनाव आता है, चुनाव तक हमेशा नए समीकरण हुआ करते हैं।
चुनाव आते आते तक लोगों के मन मिजाज बहुत कुछ बदला करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी कह सकते हैं कि 10 साल की सरकार है। बीजेपी के जो विधायक हैं, 4 में से महेंद्रगढ़ जिले में 2 विधायक ऐसे हैं कि जिनको विधायक बने हुए 10-10 साल हो जाएंगे, यानी कि 10-10 साल उनको भी हो जाएंगे। 10 साल की सरकार भी हो जाएगी, लोकसभा की हो या विधानसभा की हो। और जब एंटी इनकम्बेंसी की बात आती है तो 10 साल का एक बड़ा समय होता है। तो 2024 का जब चुनाव होगा तो ये निर्भर करेगा कि पार्टियों के प्रत्याशी कौन होते हैं। मतदाताओं के मन में जो उनके अगर पुराने विधायकों पर ही सब पर दाव खेला जाता है तो जो 10-10 साल के विधायक होंगे उनकी कितनी एंटी इनकम्बेंसी होगी, कितना उनका विरोध होगा, सरकार की कितनी एंटी इनकम्बेंसी होगी, केंद्र सरकार का कितना विरोध होगा, ये बहुत सारे सवाल रहेंगे। और उसी आधार पर तय होगा कि 2024 में सांसद के लिए महेंद्रगढ़ और भिवानी की जनता किसको पसंद करती है, और फिर महेंद्रगढ़ जिले के लोग अपने विधायकों के लिए 4 सीटों पर क्या भाजपा को तवज्जो देंगे, कांग्रेस को देंगे, और या फिर इनसे अलग चल करके जननायक जनता पार्टी, इनेलो और आम आदमी पार्टी की तरफ झुकेंगे। क्या बीएसपी का भी कुछ वजूद बन सकता है आगे के लिए? और भी आप क्या समझते हैं? इन सभी बातों को लेकर के हमारे जो सुधी दर्शक हैं हमेशा हमें अपनी राय देते रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि 2024 का माहौल कैसा रह सकता है? क्या सभी सीटों पर प्रत्याशी होंगे यही, या बदले जा सकते हैं? आपकी जो राय है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अब आने वाले दिनों में जब हम आपसे बात करेंगे, यानी कि हरियाणा का जनता का राजनीतिक मूड क्या है, इस विषय पर जब आपसे चर्चा किया करेंगे 2024 को लेकर, 90 विधानसभा और 10 लोकसभाओं को लेकर, तो आपकी राय के हिसाब से हम आपको बताएंगे और जनता को बताएंगे कि आखिर महेंद्रगढ़ जिले की जनता क्या सोचती है। कल आपसे फिर जुड़ेंगे अगले जिले के साथ में। अगला जिला जो होगा वो न्हू मेवात। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।